हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि टॉप रीजंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से आपका कनाडा वीज़ा रिजेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने इवन जो रिफ्यूजल लेटर है वो भी मुझे भेजा हुआ है। तो मैं पर्टिकुलर हर आदमी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे ईमेल्स हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्यूचर में आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कनाडा विजिटर वीज़ा रिफ्यूजल रीजंस। क्या क्या ऐसे रीजंस हैं किसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। हम बात कर लेते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ इशूइंग अ विजिटर वीज़ा। अब यहाँ पे बात आती है, ये है क्या भला। अब टेस्ट आपका किस बेस पे हो सकता है। यहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन के मेन कारण है कि आपने जो वीज़ा ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं कि आप अपनी होम कंट्री वापस आएंगे। अब आप अपनी होम कंट्री वापस आने के लिए आपको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रूफ्स इस बेस पे हो सकते हैं कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें कि आपने इससे पहले कहीं ट्रैवल नहीं किया है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर आपने किसी अदर कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा इसका। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके ऐसे कोई रीजंस नहीं हैं। बट अगर ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो इस केस में यहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक प्लस पॉइंट बनता है। इसके अलावा है कि आपको इमिग्रेशन स्टेटस इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने सबमिट नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री में जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि दुबई से अप्लाई करते हैं, कतर से अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अप्लाई करते हैं कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए। तो उन लोगों को क्या उस कंट्री में जहाँ पे अभी वो करंटली रह रहे हैं उसका रेजिडेंस जो स्टेटस है उसको प्रेजेंट किया है या नहीं किया है, उसको किस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको होम कंट्री से क्या कनेक्शंस हैं वो भी आपने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप पर्पज़ ऑफ विजिट की अगर हम बात करें, पर्पज़ ऑफ विजिट अगर आप ठीक ढंग से सबमिट नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कवर लेटर के बारे में बताया था कि कवर लेटर आपने प्रेजेंट करना होता है, जिसको एज अ मेमो कवर लेटर आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ। तो ये कवर लेटर में आपको मेंशन करना होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। वो जस्ट ऑनलाइन जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और जब वीज़ा रिजेक्शन का केस बनता है तो उसके बाद वो लोग जो आपने पेमेंट की है $100 की, उसको रिफंड करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको बता दूं, ये पैसा जो है $100 विजिटर वीज़ा का, ये रिफंडेबल नहीं है। तो ध्यान रहे कि आप अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अब मैं बात कर रहा था पर्पज़ ऑफ विजिट टू कनाडा। तो यहाँ पे पर्पज़ ऑफ विजिट में क्या आएगा कि आप कनाडा क्यों विजिट कर रहे हैं, रीज़न बिहाइंड टू विजिट कनाडा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे रीजन सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है कि अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस पर्पज़ तो इजी है क्योंकि आप बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको लेटर हेड पे लिखा हुआ पूरा डिटेल मिल सकता है। लेकिन अगर आप पर्सनल एज अ टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो इस केस में आपको डिटेल में अपना प्लान लिखना पड़ेगा कि आप क्यों विजिट कर रहे हैं, कहाँ विजिट कर रहे हैं, किस टाइम पे कौन से एयरप्लेन से जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और आप वहाँ पे कनाडा में किसके साथ रहने वाले हैं, कौन आपको असिस्ट करेगा, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा पर्पज़ ऑफ विजिट में। ठीक है, इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब करते हैं कंट्री में अपने, अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं तो आपको आपने अपने जॉब के बारे में डिटेल में बताना है ताकि उनको ये पता चले कि आप कनाडा जाकर वापस आएंगे, ताकि आपके पास एक रीज़न है इंडिया वापस आने का। आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इंडिया वापस आ जाएंगे क्योंकि आपके पास जॉब है। ठीक है, जॉब है बोले तो आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो जॉब से आ रहा है, आपको ये प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा आता है पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस।
अब पर्सनल एसेट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका हाउस है, आपके नेम पे कोई आपने हाउस बना रखा है, आपके नेम पे कोई बिजनेस है, या फिर आपके नेम पे किसी भी तरीके का जो कोई एसेट है, ठीक है, आपके फंड्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास आरडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके एसेट्स आपने यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उन वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि यू विल बी बैक टू होम कंट्री, ठीक है। तो इस केस में आपको वापस अपनी होम कंट्री आने का एक रीज़न मिल जाता है, ठीक है। तो इस बारे में आप ज़रूर ध्यान दें कि आपने इन सब चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है फेलियर टू मीट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अब हेल्थ स्टैंडर्ड्स में क्या आता है, जो भी टेस्ट हैं आपके, मैंने आपको बोला था इससे पहले एक वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक प्रेजेंट किया था कि कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए क्या मेडिकल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कहीं मैंने एक वीडियो सबमिट किया था, क्या ये देखिए, वर्क परमिट के लिए भी किया था और आपका विजिटर वीज़ा के लिए भी, विज़िट करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मेडिकल सही तरीके से कर पाएँ, ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल में, मेडिकल रिपोर्ट्स में, मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे इस पेज पे रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इसका रीज़न क्या है कि अगर आप सिक हैं, अगर आपका बॉडी में कोई इश्यू है जिसकी जो डिजीज़ कैनेडियन सिटीजन को फैल सकता है, कनाडा में रहने वाले लोगों को फैल सकता है, या फिर अगर आप वहाँ पे जाके सिक होंगे, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो इसके पीछे भी रीजंस होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे इस बेस पे रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है, अगर आप किसी अदर कंट्री में ट्रैवल किए हुए हैं, जैसे कि जिन कंट्रीज़ में हमको वीज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में हमको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर आपने इन कंट्रीज़ की जो डिटेल्स हैं, विजिट डिटेल्स आपने अगर प्रेजेंट नहीं की हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हाइड की है, तो इस बेस पे आपको यहाँ पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप झूठ ना बोलें, डोंट लाई। मैं इसके बारे में हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ फरेब के चक्कर में पड़कर आप अपना वीज़ा रिजेक्शन करेंगे। अगर आईआरसीसी को, कैनेडियन एम्बेसी को ये पता चलता है कि आपने किसी भी पॉइंट में झूठ बोला हुआ है या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, तो आपको यहाँ पे 5 इयर्स के लिए बैन किया जा सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप शॉर्टकट के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको आप भूल न जाएं, ठीक है। अगर एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो आप नेक्स्ट टाइम उसके लिए रिप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, बट झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने से हो सकता है आपको यहाँ पे बैन किया जा सके, ठीक है। अब बात आते हैं, अगर आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी आपका बैकग्राउंड चेक है, बैकग्राउंड चेक बोले तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड चेक नहीं किया हुआ है, मैंने आपको सबसे कॉमन बताया कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, पासपोर्ट ऑफिस में आपको इजीली 1 डे के अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बेस्ट है कि अगर आप एम्बेसी से, पासपोर्ट ऑफिस से, अपना पासपोर्ट ऑफिस से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप ऑब्टेन कर सकें और प्रेजेंट करें एम्बेसी में, तो आपको यहाँ पे काफ़ी वेटेज मिलता है, क्योंकि ये एम्बेसी से इश्यू किया हुआ डॉक्यूमेंट है जो कि फॉल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने एक एफिडेविट भी लगता है इसमें, ठीक है। अगर आपके पास एफिडेविट है, एफिडेविट बोले तो यहाँ पे एफिडेविट बनता है आपके सपोर्ट के लिए। सपोर्ट बोले तो एक एफिडेविट बनता है जिसपे आपके जो क्लोज पर्सन है, लेट्स से कि आपके मॉम, डैड, या फिर आपके अंकल, आंट, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, किसी ने भी इसमें ये बताया है कि ये बंदा जेन्यून है और अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वापस आ जाएगा। तो इससे भी आपको यहाँ पे वेटेज मिलता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को वेटेज बनाना चाहते हैं, अपने एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर आपका कोई कनेक्शन है, लेट्स से आपका कोई कनेक्शन है कनाडा में,
आपका कज़न रहता है या कज़न सिस्टर रहती हैं या फिर आपकी आंट रहती हैं, अंकल रहते हैं, कोई भी आपका कोई कनेक्शन है कनाडा में, आपको उसे भी प्रेजेंट करना है। उससे क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कनाडा में तो आप लोग मिलके रिजोल्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद आती है, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर आया किसी भी तरह से, कनाडा से किसी ने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है, आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव्स ने कोई भी इनविटेशन लेटर भेजा है, तो उसको डिटेल में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसमें डाली है, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन का केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो इनविटेशन लेटर है उसको आप डिटेल में लिखवाएं, डिटेल में प्रेजेंट करें। जैसे कि अगर आपको ABC पर्सन, आपका कज़न स्पॉन्सर कर रहा है, इनविटेशन लेटर भेजा हुआ है, तो इनविटेशन लेटर में सब मेंशन हो कि मैं इस विजिटर को करीब 15-20 ईयर से जानता हूँ और ये मेरा रिलेटिव है या फिर मेरा फ्रेंड है। ठीक है, और इसको ब्रेड एंड बटर जो भी कनाडा में फूड एंड लॉजिंग की फैसिलिटी होगी तो उसको मैं प्रोवाइड करूंगा और ये टाइम पे अपने होम कंट्री वापस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने अपना रेफरेंस देना है कि मैं ABC मिस्टर ABC कैनेडियन रेजिडेंट हूँ, कैनेडियन PR हूँ और मैं ब्ला 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 कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है। ठीक है, और मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है और मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिटर। ठीक है, और आपको ये एश्योरेंस देना पड़ेगा लेटर में कि आप अपने जो विजिटर हैं उसको ऑन टाइम कनाडा से इंडिया वापस भेज देंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको लगता है कि विजिटर वीज़ा मिलना इजी है, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, और मैंने खुद एक वीडियो इसमें पोस्ट किया था कि आप 6,000 रुपीज़ में कनाडा जा सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपका मेन रोल निभाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री, मैं अगर बात करूं ट्रैवल हिस्ट्री की, तो ट्रैवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि सर हम तो कभी ट्रैवल नहीं किए किसी भी कंट्री में, तो फिर हमको कैसे कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा अगर ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जिस बंदे के पास, जिस पर्सन के पास ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या वो जब उसको पासपोर्ट इश्यू हुआ था उसको ट्रैवल हिस्ट्री लग कर पासपोर्ट इश्यू किया गया था? नहीं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए एक ऐसा फेज़ है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री गेन करनी पड़ती है। अगर आप ट्रैवल बेस पे कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ कंट्रीज़ 1-2 बार विज़िट कर लेनी चाहिए। ठीक है, एवरी ईयर आपको विज़िट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कनाडा जाने का ड्रीम रखते हैं, पैसा अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स में मिलता हूँ जो लोग विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपका कनाडा आए हुए हैं। ठीक है, उनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो लोग कनाडा पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कनाडा का 2018 और 19 का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे सबमिट करें इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करें, पूरी सीरीज इसमें स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।